हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम अपना द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लेसन कर रहे थे। उस लेसन की हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देख ली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन द वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। तो इस क्वेश्चन में हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस बताना है। इस चीज़ को हमने बहुत डीपली लेसन में पढ़ा था कि हाउ अ प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल सेल। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में एक सेल मेम्ब्रेन के बाहर एडिशनल मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है सेल वॉल, और वो सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। बट एनिमल सेल्स में ऐसी कोई एक्सटर्नल मेम्ब्रेन नहीं होती। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें प्लास्टिड नाम की ऑर्गेनेली होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल के वैक्यूल्स ज़्यादा बड़े होते हैं। एक प्लांट सेल में लगभग 50 to 90% जगह एक सेल की वैक्यूल घेरता है, लेकिन एनिमल सेल के साथ ऐसा नहीं है। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं। प्लांट सेल एनिमल सेल के कंपैरिजन में छोटे होते हैं एंड एनिमल सेल आर बिगर एज कंपेयर टू प्लांट सेल। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू राइट इन दिस आंसर। तो मैंने लिखा है यहाँ पर प्लांट सेल में कि दे हैव अ सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज। तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर देयर इज एडिशनल आउटर कवरिंग और उसका नाम है सेल वॉल, और वो सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। एनिमल सेल्स में दे डू नॉट हैव सेल वॉल। एनिमल सेल के सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती। सो दिस इज वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में एक स्पेशल ऑर्गेनेली होती है जिसका नाम प्लास्टिड होता है, एंड प्लास्टिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ऐसी कोई ऑर्गेनेली एनिमल सेल्स में नहीं होती। So I have written here they contain chloroplast and they do not have chloroplast. Chloroplast actually plastid का ही एक part है. Plastids are of two types, chromoplast and leucoplast. Chromoplast मतलब कि colored plastids, leucoplast मतलब कि plastids which do not have any color. जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो बेसिकली ऑयल, स्टार्च इन सबको स्टोर करने का काम करते हैं, लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो एक प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को कलर देने का काम करते हैं। तो वो प्लास्टिड जिसमें ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करके क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है। So this is another point of difference between plant cell and animal cell. Now coming to the next point, they contain large vacuoles. Plant cell में vacuoles बहुत बड़े होते हैं, करीबन 50 to 90% जगह ये घेरते हैं, लेकिन animal cell में vacuoles बहुत छोटे होते हैं. They contain small vacuoles. Cells are comparatively larger in size. Plant cell में cells काफ़ी बड़े होते हैं animal cell के comparison में. सो एनिमल सेल का पॉइंट ये हो जाएगा कि सेल्स यूजुअली स्मॉलर इन साइज. सो एनिमल सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, प्लांट सेल आर कंपेरेटिवली लार्जर इन साइज. नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज लाइसोसोम्स आर आइदर एब्सेंट और वेरी फ्यू इन नंबर. जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें लाइसोसोम्स या तो बहुत कम होंगे या तो होंगे ही नहीं. लाइसोसोम्स क्या होते थे? सुसाइडल बैग्स, जिनमें कि बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता था जो किसी भी सेल की पुरानी सेल ऑर्गेनेली या पूरे सेल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता था. तो प्लांट सेल में बहुत कम लाइसोसोम्स होते हैं या तो नहीं होते हैं, बट एनिमल सेल कंटेन मोर लाइसोसोम्स. सो लाइसोसोम्स आर मोर इन नंबर इन एनिमल सेल्स. ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, how is a prokaryotic cell different from a eukaryotic cell? Now we have to write a few point of differences between prokaryotic and eukaryotic cell. लेसन में इस चीज़ को भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. एक प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ा लेस डेवलप्ड था. हमने ये पढ़ा था
कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती, उसमें न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर इन साइज, ये 1 से 10 मिलीमीटर के होते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनका साइज करीबन 5 से 100 mm का होता है। सो न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया ना कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस मौजूद होता है, उस न्यूक्लियस के बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो न्यूक्लियस के अंदर वाला जो भी सब्सटेंस है वो सेल में यूं ही पड़े रहता है विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो उस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को ही हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, तो न्यूक्लियस के अंदर का सारा कंटेंट उधर ही रहता है एक पर्टिकुलर जगह पर, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल को और न्यूक्लियस के कंटेंट्स को सेपरेट कर देती है। सो न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट इन यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, बट इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर आर मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नाउ कमिंग टू फोर्थ एंड लास्ट वन, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल में अलग अलग ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, उनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, बट इन यूकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, ऑर्गेनेलीज क्या होती थी? वो छोटे छोटे सेलुलर स्ट्रक्चर जिसमें एक सेल के सारे फंक्शंस होते थे। तो यूकैरियोटिक सेल में हर एक सेल ऑर्गेनेली के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है मैंने मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। सिर्फ एक ही ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन नहीं होती, एंड दैट ऑर्गेनेली इज राइबोसोम। इसको छोड़कर बाकी सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, तो बी प्रिपेयर्ड। ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक्स डाउन। सवाल है कि किसी भी एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो गई या फिर ब्रेक डाउन हो गई तो क्या होगा। So we know कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनी सेल, और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल के कंटेंट्स को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गई या फिर ब्रेक डाउन हो गई तो एक सेल के अंदर का जितना भी मटेरियल होगा वो सब बाहर आ जाएगा, है ना, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ओनली वन which separates the contents of a cell from its external environment। वो एक तरह से बीच में शीथ का काम करता है। तो अब वही नहीं रहेगा तो सेल के अंदर जितने भी चीजें होंगी, ऑर्गेनेलीज होंगी, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, वो सब बाहर आ जाएगा एक सेल से। तो यही चीज हमें अपने आंसर में लिखनी है। एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ मैकेनिकल बैरियर टू द प्रोटोप्लाज्म, सो आफ्टर द रप्चरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन the protoplasmic contents will be dispersed in the surrounding medium। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी या फिर ब्रेक डाउन हो जाएगी तो सेल के अंदर का जो भी कंटेंट होगा वो सारा बाहर आके सराउंडिंग मीडियम में आ जाएगा, सेल के अंदर के सारे कंटेंट्स बाहर आ जाएंगे। तो इतना सा था ये क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी एपरेटस। मान लीजिए किसी एक सेल में गोल्गी एपरेटस नाम के ऑर्गेनेली ना हो तो एक सेल के साथ क्या होगा। तो गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है, हमने ये चीज लेसन में पढ़ी थी कि गोल्गी एपरेटस का काम होता है बेसिकली स्टोरेज का,
मॉडिफिकेशन का और पैकेजिंग का। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा लिपिड्स और प्रोटीन्स बना रहा था, तो उन लिपिड्स और प्रोटीन्स को गोल्गी अपरेटस अपने पास स्टोर करके रखेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, पैकेज करेगा और डिस्पैच करेगा। एक सेल में जहां जहां पर भी उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वहां वहां गोल्गी अपरेटस उन चीज़ों को पहुंचाने का काम करता है। तो अगर एक सेल में गोल्गी अपरेटस नहीं होगा तो ये स्टोरेज, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, डिस्पैचिंग का काम रुक जाएगा सिंपली। तो यही चीज़ हमें अपने आंसर में लिखनी है कि गोल्गी apparatus performs the function of storage, modification and packaging of the products in vesicles. If there was no Golgi apparatus, packaging and dispatching of materials would be stopped. Golgi apparatus का काम क्या होता है? मॉडिफिकेशन का, पैकेजिंग का और डिस्पैचिंग का। अगर गोल्गी apparatus ही नहीं रहेगा तो ये काम रुक जाएगा सिंपली। एक सेल के अलग अलग पार्ट्स में जो भी रिक्वायर्ड चीजें थी वो सब नहीं पहुंच पाएंगी, यही होगा, है ना। तो यही चीज हमने अपने आंसर में लिख दी। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सवाल है कि कौन सी ऑर्गेनेली को पावर हाउस कहा जाता है। सो वी नो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाई, कि क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द ओनली प्लेस जहां से पूरे सेल में एनर्जी भेजी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी इज बेसिकली द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एक सेल में जो भी एनर्जी होगी वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू राइट इन दिस आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं by the method of cellular respiration। तो एक सेल में जितने भी फंक्शन होते हैं उन सबको परफॉर्म होने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो पूरे सेल में एनर्जी को रेगुलेट और मेंटेन करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। सो दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। तो हमने ये चैप्टर में पढ़ा था कि लिपिड्स और प्रोटीन्स कहाँ पर बनते थे। There were two types of endoplasmic reticulum. One was smooth endoplasmic reticulum and the second one was rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum के ऊपर राइबोसोम्स थे और वो राइबोसोम्स का काम था प्रोटीन सिंथेसाइज करना, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम था लिपिड्स को सिंथेसाइज करना, फैट मॉलिक्यूल्स को बनाना। तो एक सेल में राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को बनाता है। सो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हाइल लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन्स राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर करते हैं एंड दोज राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लिपिड्स और फैट मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने का काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज हमने लिख दी। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कई दफा पूछा जाता है, डायरेक्टली नहीं तो घुमा फिरा के पूछेंगे। सवाल है कि एक अमीबा अपना खाना कैसे खाता है। तो अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, उसके पास ये प्रॉपर्टी होती है। तो मान लीजिए ये हमारा अमीबा है, ठीक है, और अमीबा के सामने कोई भी फूड पार्टिकल आ गया, मान लीजिए दिस इज अ फूड पार्टिकल, ठीक है, दिस इज अमीबा। तो अमीबा क्या करता है, उस फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेता है कुछ इस तरह से। ये जो इसने बनाया, दिस इज नोन एज फॉल्स फीट, या फिर इसको सूडोपोडिया भी कहा जाता है। ये फॉल्स फीट बनाकर इस खाने के मॉलिक्यूल को चारों तरफ से घेर लेता है और इसको अपने अंदर ले लेता है।
और जो भी फूड अमीबा ऐसे इनटेक करता है, इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। ये जो खाना उसने लिया फिर ये सीधा वैक्यूल में पहुंच जाता है, क्योंकि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो भी खाना अमीबा ने खाया वो सैक लाइक स्ट्रक्चर वैक्यूल में पहुंच जाता है। सो इट encircles the food producing pseudopodia falls feet. The tips of encircling pseudopodia touch each other and the membrane at the contact dissolves and food is encaptured in sac-like structure called vacuole. तो अमीबा क्या करता है, फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेता है सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट की मदद से, और फिर वो उस पूरे खाने को इनकैप्चर कर लेता है। फिर वो खाना एक सैक जैसे स्ट्रक्चर में पहुंच जाता है एंड दैट सैक इज नोन एज वैक्यूल। तो ऐसे अमीबा अपना खाना खाता है। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है कई दफा। ओस्मोसिस क्या होता है? देखो, जब भी पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए, तो इस प्रोसेस को हम ओस्मोसिस कहते हैं। एक सेल में पानी कैसे जाता था? ओस्मोसिस की मदद से ही। अगर सेल के बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब बाहर से एक सेल के अंदर पानी चले जाएगा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए, क्योंकि सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो पानी का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी प्रोसेस को हम ओस्मोसिस कहते हैं। So the process of movement of water from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi-permeable membrane is known as osmosis. पानी जब भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए, तो उस प्रोसेस को हम ओस्मोसिस कहते हैं। इसके बाद भी हमारा एक क्वेश्चन बचता है जो कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, उसके लॉजिक समझना ज़रूरी है, तो उस क्वेश्चन की मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में। कोई भी डाउट आता है आपको चैप्टर से रिलेटेड तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।